सम्मानित मुख्य अतिथि श्रीमती स्वर्ण कौर जी, बीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन कुमार मल्ला जी, बहुजन द्राविड़ पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, बहुजन द्राविड़ भाइयों और बहनों, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मेरा अनुभव एपिसोड के उत्सव पर सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देने के लिए इस जूम सभा या सेमिनार में आप सबका आमंत्रण और बधाई, और इसमें मेरा शरीक होना एक सौभाग्य की बात है। मान्यवर कांशीराम के साहब के साथ मेरा अनुभव एपिसोड के आमंत्रण पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कांशीराम साहब के मुंह से निकले शब्द जो आज तक मेरे मन और मस्तिष्क में बसे हुए हैं, सुरक्षित हैं, उन्हें मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, आप सबको बता सकूं, और इस आशा में कि आप भी इसे वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। उन्नीस सौ 1978 में मैंने भारत सरकार की सेवा शुरू की और उसी के साथ साथ उपेक्षित समूह, डिसएडवांटेज ग्रुप या वंचित समाज के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया, और जिसका पूरा श्रेय या क्रेडिट मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। ऐसा हुआ कि मैंने सर्विस ज्वाइन की तो बहुत सारे पेपर मैंने साइन किए और दिन आधा हो गया और लंच टाइम हो गया। तो मैं उस समय वहां से निकलकर, मेरा ऑफिस साउथ ब्लॉक में था, तो वहां से निकलकर मैं राजपथ से होते हुए जनपथ की तरफ आ गया। तो जहां पर लगभग इन सभी जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन वगैरह के जो कर्मचारी थे लंच में बाहर आ जाते थे घूमने के लिए, तो मैं भी वहां चला गया। और एग्जैक्टली जो शास्त्री भवन के बराबर में जहां अभी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, तकरीबन उसके आसपास, तो वहां पर साहब कांशीराम साहब आए हुए थे और वो भी कुछ लोगों की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। ये एक ऐसी जगह थी कि जहां आप लंच टाइम में आ जाइए और आपको कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, कोई पोस्टर बैनर की जरूरत नहीं है, आपको हजारों सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे और अन्य भी कई तरह के श्रोता वहां आते जाते रहते हैं, वो मिल जाते थे। तो इस तरह पहले ही दिन
मेरी मुलाकात कांशीराम साहब के साथ हुई। और बाद में तो ये भी हुआ कि इंडिया के कई राज्यों में जैसे सामूहिक हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, उसके विरोध प्रदर्शन होते थे, तो वो उसका लिए भी वहां पर आते थे विरोध प्रदर्शन के लिए अपने साथियों के साथ। और कई विरोध प्रदर्शन तो कई कई दिन तक भी चलते थे। वो अपनी बातों में विरोध प्रदर्शनों में पुलिस और कानून स्थापित करने वाले विभागों, मीडिया और न्यायालय के भेदभावपूर्ण व्यवस्था की ओर लोगों का ध्यान खींचते थे और जो व्यवस्था बनी हुई है उसे नाकाबिल व्यवस्था बताते थे और उसमें परिवर्तन की बात करते थे। साहब से कुछ ही मुलाकातों और विचार विमर्श के बाद मैंने भी लाखों समर्थकों के साथ मुझे भी यही यकीन हो गया कि साहब ही देश में जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, उसको बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। 1988 उसके लगभग 10 साल बाद मान्यवर साहब ने पंजाब से चल के दिल्ली में संसद चलो नाम की एक रैली निकाली थी और ये रैली पैदल रैली थी। मैं भी एक साधारण दर्शक की तरह जो दिल्ली बॉर्डर है जीटी रोड पे जहां पर आजकल ये किसान बैठे हुए हैं, तो मैं भी वहां चला गया। तो मैंने ये देख रहा था कि कई जो प्रदर्शनकारी है वो थके हुए तो ही हैं और कुछ बैठ रहे हैं चलते चलते, कुछ इधर उधर भी कहीं जैसे जाने की सोच रहे होंगे। तो जब जैसे वहां पर साथी कम होने लगे तो साहब को ये बात पता चल गई। तो साहब ने उस समय ये कहा प्रदर्शनकारियों से कि जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते वो मेरे कंधों पर बैठ जाए और मैं उन्हें अपने कंधों पर संसद ले जाऊंगा। और सब प्रदर्शनकारियों का उत्साह इससे बढ़ गया और सब संसद की तरफ चल दिए। उससे अगले साल 1989 लोकसभा चुनाव थे। मान्यवर साहब ने अपने कंधों के बल पर बसपा के 3 कैंडिडेट जिताए, जिसमें आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश से रामकृष्ण यादव, बिजनौर उत्तर प्रदेश से मायावती और फिल्लौर पंजाब से हरभजन लाखा जी थे। खुद मान्यवर साहब अमेठी से चुनाव लड़े थे और राजेंद्र वर्मा जी अपना वॉइस जो है तो म्यूट करें, डिस्टर्ब हो रहा है। Yeah, kindly unmute your mic, please. Yes, sir. You can go ahead, sir. अच्छा, किसी और से कह रहे हैं? No. You can go ahead, Ji. No problem. You can go ahead, sir. No problem, sir. ओके। Yeah. तो ये था कि मान्यवर साहब खुद अमेठी से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ और 1989 के चुनाव में सिर्फ 3 सीटें
बहुजन समाज पार्टी जीती थी। और ये 1989 सिर्फ 5 साल बाद था, 1984 में बीएसपी बनी थी। तो इस 3 सीटों के जीतने की ये विशेषता थी कि कांशीराम साहब की पार्टी ने 3 सीटें जीती, लेकिन जो कांग्रेस थी, जो 1984 में 408 सीटें थी, वो 197 सीट पे आ गई। और मैं उस समय जैसे मीडिया की खबरें देखता था, अखबारों में भी और टीवी वगैरह पे भी, हर सीट का विश्लेषण आता था। तो वो इस तरह से आता था कि जैसे किसी सीट का कि भाई इस सीट पे कांग्रेस को मिली 2 लाख वोट्स, बीएसपी को मिली 1 लाख वोट, तो ये दोनों जीते नहीं, 2.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिल गई, वो जीत गई। तो इस तरह से था। तो कांग्रेस को हराने का जो श्रेय है वो बीएसपी को मिल गया, कांशीराम साहब की मेहनत को मिल गया। और इसी के साथ इस जीत का जो असर हुआ वो सड़क पे दिखने लग गया, गवर्नमेंट ऑफिसों संस्थानों में दिखने लग गया, और पुलिस थानों में भी दिखने लग गया कि जो गरीब पहले थानों में जाते थे रिपोर्ट कराने और उन्हें डांट डपट के जो भगा दिया जाता था, अब उनकी शिकायतें दर्ज होने लगी और उस पर कार्रवाई होने लगी। खुद साहब 1996 में होशियारपुर और 2001 में इटावा से लोकसभा चुनाव जीते थे। साहब बैलेट और बुलेट के द्वारा भारत की सत्ता बहुजनों को सौंपना चाहते थे, जो बिल्कुल उस समय के अनुसार थी। और वो समय था 20वीं सदी, अब 21वीं सदी है। आज ना बैलेट है, बैलेट की जगह वोटिंग मशीन है। तो समय के साथ हमें भी वोटिंग मशीन और मशीन गन से सत्ता लेनी पड़ेगी। साहब हमेशा ये कहते थे कि हमें बैलेट से चुनाव जीतना है, लेकिन बुलेट के लिए तैयार होना है। तो वही बात मैं वर्तमान समय में दोहरा रहा हूं कि हमें वोटिंग मशीन से चुनाव जीत के राज करना है, लेकिन मशीन गन का इंतजाम करना है, क्योंकि ताकि हमारे वोट ना लुटे, हमारी वोटिंग मशीन को गलत ना किया जा सके, और हम अपनी मेहनत का जो रिजल्ट है वो मिल सके। जब वर्तमान समय की बात आई है तो वर्तमान में एक नेता है, खैर नाम लेने की जरूरत नहीं, जो मन की बात करते हैं, और एक नेत्री है, उसका भी नाम लेने की जरूरत नहीं, वो धन की बात करती है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब वतन की बात करते थे, द्राविड़ वतन भारत, और उस पर बहुजन द्राविड़ों के लिए
बहुजन द्राविड़ों द्वारा बहुजन द्राविड़ राज के पक्षधर थे। यह बहुजन द्राविड़ जो है मूल निवासी है, नेटिव है, उपेक्षित है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मान्यवर साहब के अनुसार ये ही भारत पर राज करने के असली उत्तराधिकारी हैं। साहब कांशीराम साहब ने बहुजनों को चमचा युग से लीडर युग में ला दिया और बहुजन को भाग्य और भगवान की गुलामी चंगुल से हटाकर बैलेट और बुलेट की आजादी दे दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चीज के काबिल और मौका दिया। जय कांशीराम, जय पेरियार, जय भीम, जय द्राविड़ देश। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.